तो स्वागत है आपका राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान भूगोल का सिलेबस डिस्कशन किया। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो वो क्लास पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि राजस्थान भूगोल में हमें पढ़ना क्या क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तब तक हम किसी भी टॉपिक को पूर्ण तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको वो क्लास देखना ज़रूरी है जिसमें हमने राजस्थान का सिलेबस डिस्कशन किया है, इससे पहले वाली क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, और उसमें आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के स्थिति व विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। एक नंबर लगा के लिख लेते हैं सामान्य परिचय। नॉर्मल इंट्रोडक्शन राजस्थान भूगोल का। और आज हम इसी में एक सब टॉपिक्स है जिसका नाम है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। तो आज के क्लास में हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में संपूर्ण विस्तृत वर्णन करने वाले हैं, और एकदम बेसिक से जानेंगे कि राजस्थान के स्थिति और विस्तार में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो राजस्थान की स्थिति में हमें पढ़ना है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की स्थिति ग्लोब विश्व और पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में कौन सी है, और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ पर है, उसके बारे में हम राजस्थान की स्थिति में चर्चा करेंगे। और विस्तार में हम देखेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और विकिरणों की लंबाई कितनी है। तो यहाँ तक हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिति में देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब पृथ्वी और संसार के संदर्भ में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब पृथ्वी या संसार के संदर्भ में। संसार के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब पृथ्वी के संदर्भ में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब में कौन कौन सी अक्षांशीय रेखा होती है, कौन कौन सी देशांतरीय रेखा होती हैं, इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लोब का चित्र या फिर एक पृथ्वी का रूप बना लेते हैं। ये बन गई हमारी पृथ्वी, या फिर इसे हम ग्लोब भी कह सकते हैं। ग्लोब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है जिसकी की खोज मार्टिन ब्रह्म द्वारा की गई। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हम सबसे पहले देखेंगे अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश क्या होते हैं। तो पृथ्वी या फिर ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और ये अक्षांश रेखा कार्य क्या करती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कार्य करती है पृथ्वी को ताप पेटियों में या फिर ताप कटिबंधों में बांटने का कार्य करती हैं। तो यहाँ तक हम लिख लेते हैं अक्षांश रेखा की परिभाषा कि ग्लोब या फिर पृथ्वी को पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो जो ग्लोब या जो पृथ्वी को ताप पेटियों में बांटने का कार्य करती है।
पेटियों में बांटने का कार्य करती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। और अक्षांश रेखाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्षांश रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हमें अक्षांश रेखा यहाँ पर बना ही लेते हैं। ये सबसे बीच वाली जो अक्षांश रेखा है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके जो ऊपर अक्षांश रेखा आती है, मतलब मोस्ट जो अक्षांश रेखा आती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अक्षांश रेखा आती है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है, राजस्थान में किन जिलों से गुजरती है। उसके बाद जो निचली 23.5 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा आती है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। उसके बाद जो उत्तर में एक इंपॉर्टेंट रेखा आती है उसे हम 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर जिसे हम आर्कटिक व्रत भी कहते हैं, आर्कटिक रेखा। और निचली जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रेखा आती है उसे हम अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। ठीक है। और ध्रुव पर आता है 90 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और इसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो अब ये अक्षांश रेखा ताप पृथ्वी या फिर ग्लोब को ताप पेटियों में कैसे बांटते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सूरज ऊपर कर्क रेखा तक ऊपर जाता है और आपको पता होना चाहिए उससे पहले कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहती है। तो इस कारण जब ये सूर्य के चक्कर लगाती है तो सूर्य की किरणें सिर्फ इन 3 रेखाओं तक ही सीमित होती हैं। इसके नीचे सूर्य नहीं जाता, इसके ऊपर भी सूर्य नहीं जाता। तो सूर्य का प्रकाश इन 3 मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है। तो इन क्षेत्रों में हो जाएगा उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये कटिबंध आता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके निचले वालों को भी हम शीतोष्ण कटिबंध ही कहते हैं। और जो ध्रुव तक 67.5 डिग्री से ध्रुव तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता और ना के बराबर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, तो इससे हम शीत कटिबंध कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो इस कारण यहाँ पर अधिकतर सर्दी रहती है, तो इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो अक्षांशों की संख्या 181 है तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ठीक है, यहां तक हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग, इस अक्षांश रेखा के मध्य के भाग को हम कटिबंध कहते हैं। और 2 कटिबंधों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश या फिर जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं।
ये भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। ग्लोब या फिर पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं। एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा हो गई, तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। और राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान ज़्यादातर शीतोष्ण कटिबंध में आता है और राजस्थान का सिर्फ कुछ भाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर हमको याद होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बात, राजस्थान की स्थिति भूमध्य रेखा के संदर्भ में, भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद हम इसी में चर्चा कर लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर कर्क रेखा के बारे में, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है और भारत में भी 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक सेकेंड, उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। वैसे तो ये टॉपिक भारत के भूगोल में लगता है, परंतु यहाँ पे भी कुछ जानकारी तो हमें लेना बनता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गुजरात। सेकंड नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है राजस्थान। थर्ड नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है एमपी। फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। सिक्स नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। 7 नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है त्रिपुरा। और लास्ट जो 8 नंबर पे राज्य आता है उसका नाम है मिजोरम। वैसे तो इनके बारे में हम भारत भूगोल में चर्चा करते हैं, फिर भी एक मोटा मोटा तौर पे हम समझ लेते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के राज्यों में स्थित सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। कर्क रेखा की सबसे सर्वाधिक लंबाई है एमपी में, सर्वाधिक लंबाई। सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। राजस्थान, ठीक है। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जिले कर्क रेखा पर आते हैं। राजस्थान के 2 जिले कर्क रेखा पर है, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कर्क रेखा सर्वाधिक गुजरती है, जिसकी लंबाई किताबों में लिखी गई है 26 किलोमीटर, जिसे हम मतलब नॉर्मल तरीके पर किताबों में 26 किलोमीटर लिखा गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान की स्थिति पृथ्वी, ग्लोब, संसार के संदर्भ में पढ़ना स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने राजस्थान अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। अक्षांश रेखाएं अक्षांशों की संख्या 181 होती है तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। और अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध कहते हैं और 2 कटिबंधों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ग्लोब पृथ्वी
पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और वो हमारे पृथ्वी को ताप पेटियों में बांटती हैं। ताप पेटियों में कैसे बांटती हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा तक ही जाता है, सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता और मकर रेखा से नीचे नहीं जाता। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो कटिबंध होगा उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता तो है परंतु तिरछा पहुंचता है, उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जहाँ पर हमारे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता उसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ पर हमेशा सर्दी पाई जाती है और बर्फ जमी रहती है, जिससे कि हम इसे शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हमें हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। देशांतर रेखा क्या कार्य करती है? देशांतर रेखा, तो इसकी परिभाषा लिखते हुए हम लिख सकते हैं कि ग्लोब या फिर पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा जो समय निर्धारण करती है। मेरे बीए के वाइवा में ये सवाल पूछा गया कि देशांतरी रेखा कार्य क्या करती है। जियोग्राफी के वाइवा होते हैं ना, तो उसमें पूछा गया कि देशांतर रेखा कार्य क्या करती है, तो उसमें आपको जवाब देना कि ये समय का निर्धारण करती है। और अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को ताप पेटियों में बांटने का कार्य करती हैं। और एक बात अक्षांश रेखा में आपको लिखनी है कि ये पूर्ण वर्त बनाती हैं। मतलब यहाँ पे लिख लेता हूं, यह पूर्ण बनाती है, ये पूर्ण वर्त बनाती है। मतलब जैसे कि आपको समझाने के लिए, ये अगर बॉल है तो अक्षांश रेखा इस पूरे वृत्त में जाती है, मतलब ये एक पूरा वृत्त बनाती है। जबकि देशांतरी रेखा अर्धवृत्त बनाती है, मतलब देशांतरी रेखा उत्तर से स्टार्ट होती है, यहाँ पर दक्षिण पर ऐसे घूमती हुई दक्षिण पर जाती है। ये पूरा चक्कर नहीं करती, ये एक अर्धवर्ती बनाती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं कि देशांतरी रेखा अर्धवर्त बनाती है। इनकी संख्या, देशांतरी रेखाओं की संख्या देशांतरी रेखाओं की संख्या 360 होती है, क्योंकि ये अर्धवर्त बनाती हैं। तो 181 तो अक्षांश रेखाएं हो गई, तो इसके डबल अगर देखें तो 360 होती हैं। तो देशांतरी रेखाओं की संख्या 360 होती है, यहाँ आपको याद रखना है। इनके मध्य दो देशांतरों के मध्य के भाग को हम घोर के नाम से जानते हैं। और दो देशांतरों के मध्य का अंतराल 4 मिनट होता है। ये आपको काफी सवालों में काम आएगा कि दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर समय में बढ़ोतरी होती है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर समय की घटता है। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो 4 मिनट कम हो गए, और अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं तो 4 मिनट अधिक हो गए एक देशांतर को पार करने के बाद। तो यहाँ तक हमको याद रखना है। उसके बाद हम एक सेकेंड, देशांतरों के भाग 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद एक पॉइंट लगा के हमें लिखना है कि
82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की समय मानक रेखा है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत की समय मानक रेखा 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है। और ये विश्व की समय मानक रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं या फिर 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, उससे 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। और यहाँ पर एक भूमध्य रेखा के बारे में भी आपको बात याद रखनी है कि भारत का विस्तार स्टार्ट होता है, मतलब भारत का दक्षिणी पॉइंट 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से। और भारत का दक्षिण पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये आपको भारत भूगोल में पढ़ना है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। वो आपको भारत भूगोल में पढ़ना है, पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि देशांतर किसे कहते हैं और अक्षांश किसे कहते हैं। ये हमारे समय का निर्धारण करती है, तो यहाँ आपको ये याद रखना है। तो अब हम देखेंगे कि देशांतरों के देशांतर मतलब जो 0 डिग्री देशांतर या जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये पृथ्वी या फिर ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक होता है पश्चिमी गोलार्ध और एक होता है पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। ये आपको सिस्टमैटिक अभी लिख लूंगा। जैसे कि ये ग्रीनविच रेखा हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये रहा हमारा राजस्थान। तो देशांतरों के 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में हमारा राजस्थान स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ तक आपको आपने देख लिया। अभी मैं ये सब मिटा देता हूँ और आपको राजस्थान की स्थिति सिस्टमैटिक ढंग से लिखाना स्टार्ट करता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये डिजिटल बोर्ड की कमी है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय आपका खराब हो रहा है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का स्थिति और विस्तार। उसमें हमने राजस्थान की स्थिति में पढ़ना स्टार्ट किया था कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब, पृथ्वी, संसार के संदर्भ में कहाँ पर है। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश या फिर जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या फिर जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति ये पृथ्वी या फिर ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री देशांतर या जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं,
उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में कौन सी है। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब या फिर पृथ्वी के संदर्भ में है, जैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर एक बार वापस समझा देता हूं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाओं का हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। और ये जो बीचों बीच जो अक्षांश रेखा आती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश या फिर जिसे हम क्या रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। और बीचों बीच जो देशांतर आता है उसे हम 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और हमारा राजस्थान यहाँ पर आता है। तो राजस्थान यहाँ पर आता है तो अक्षांश दो भागों में 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत राजस्थान आ गया उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर दो भागों में बांटता है, एक पश्चिमी गोलार्ध एक पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान आ गया पूर्वी गोलार्ध में। तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और इसे हम उत्तरी पूर्वी दिशा को हम ईशान कोण भी कहते हैं। चलो एक दिशाओं का ज्ञान भी करा लेता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिशाओं का ज्ञान। दिशाएं आपको पता होगी कि दिशाएं 8 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिख लेता हूं। जो ऊपर वाली दिशा होती है उसे हम नॉर्थ या फिर उत्तर कहते हैं, निचली को साउथ कहते हैं, इस वाली को हम ईस्ट कहते हैं, और इस वाली को वेस्ट या फिर पश्चिम कहते हैं। और इनके विकिरणों पे जो दिशा आती है उसे हम जैसे इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं या फिर उत्तर पूर्व कहते हैं, इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं या फिर उत्तर पश्चिम कहते हैं, इसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और इन्हीं के उपनाम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का उपनाम है ईशान कोण, साउथ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट का नाम है वायव्य कोण, वायव्य कोण। साउथ वेस्ट का नाम है नैऋत्य कोण, और साउथ ईस्ट का नाम है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। तो यहाँ तक आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया। तो अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो एशिया बना लेते हैं। तो ये अगर एशिया है तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांट लिया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, तो राजस्थान आता है यहाँ पर। तो ये जो दिशा है इसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर एक शब्द लगा है साउथ वेस्ट के नाम पर, एक नैऋत्य कोण। तो साउथ वेस्ट या फिर दक्षिण पश्चिम को हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। तो राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में हो गई दक्षिण पश्चिम या फिर नैऋत्य कोण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति एशिया के भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में
राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं। तो एक तरीके से भारत का एक कच्चा मानचित्र हो गया। हम इसके 4 पार्ट करते हैं और 4 पार्ट करने पर हमारा राजस्थान इस दिशा में आता है। ये दिशा नॉर्थ हो गई, ये दिशा वेस्ट हो गई, तो ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट दिशा जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति हो गई नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम या फिर वायव्य कोण। तो आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है और आज की क्लास में हम राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा और अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं उनके बारे में भी देखा। तो सबसे पहले हमने अक्षांशों की बात की कि अक्षांश पूर्व से पश्चिम ग्लोब पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है जो राजस्थान मतलब पृथ्वी को ताप पेटियों में बांटने का कार्य करती है। उसके बाद हमने देशांतरों के बारे में देखा कि देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समय कटिबंधों में ग्लोब या फिर पृथ्वी को समय निर्धारण में काम आती हैं। समय कटिबंधों में विश्व को बांटती हैं और विश्व में का समय निर्धारण में हेल्प करती हैं। और उसके बाद हमने राजस्थान स्थिति में देखा कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब पृथ्वी संसार के संदर्भ में कौन सी है। भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिण देशांतर 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है और राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या फिर ईशान कोण में है। तो उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में देखी, वो निकल के आई हमारी दक्षिण पश्चिम या फिर जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम या फिर वायव्य कोण में आती है। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा। कल की क्लास में हम राजस्थान की स्थिति विस्तार देखेंगे कि राजस्थान का विस्तार कौन कौन से अक्षांशों में है, कौन कौन से देशांतरों में है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, विकिरणों की लंबाई कितनी है और राजस्थान के मध्य में कौन सा गांव आता है, राजस्थान के उत्तरतम गांव कौन सा है, दक्षिणतम गांव कौन सा है, पूर्वतम गांव कौन सा है और पश्चिमतम गांव कौन कौन सा है। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये क्लास अपने फ्रेंड्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि राजस्थान में कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, ओके।